हेलो एवरीवन। स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए ध्येय आईएएस द्वारा संचालित टेस्ट सीरीज, और ये फुल लेंथ टेस्ट जो है 11 है। इसमें जो करंट अफेयर है वह नवंबर 2023 से फरवरी 2024 तक का करंट अफेयर है। इसमें ये टेस्ट सीरीज इसलिए लगाना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें जो करंट अफेयर है वो बहुत नियर अबाउट होगा। आपका एग्ज़ाम अगर जुलाई में होगा तो उसके लिए बहुत नियर अबाउट होगा आपका करंट अफेयर। तो चलिए सॉल्व करते हैं अपने इस टेस्ट सीरीज को। ये फुल लेंथ जीएस का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है और आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक दादा भाई नौरोजी जी थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो हुई थी वह 1 दिसंबर 1866 में दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा लंदन में की गई थी। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ राजनीतिक संगठन है और दूसरी तरफ संस्थापक हैं इसके। तो पहला है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई थी? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वह राजा राधाकांत देव जी के द्वारा हुई थी। बम्बई एसोसिएशन, तो बम्बई एसोसिएशन की स्थापना जो दादा भाई नौरोजी जी ने की थी। और इंडियन लीग की स्थापना जो हुई थी यह शिशिर कुमार घोष जी के द्वारा हुई थी। और कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी आनंद मोहन घोष के द्वारा। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 2 4 1 3। 2 4 1 3 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1916 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी अंबिकाचरण मजूमदार के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1916 में ये मतलब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इसमें 2 गरम दल यानी कि कांग्रेस के गरम दल और नरम दल के बीच और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। जो कांग्रेस के जो गरम दल और नरम दल के बीच समझौता किसके द्वारा करवाया गया था? तो एनी बेसेंट इसमें मीडिएटर की भूमिका निभाई थी। और सेकंड जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था उसमें बाल गंगाधर तिलक जी थे जिन्होंने मीडिएटर की भूमिका निभाई थी। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और एक बात और है कि कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि जो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार था उसमें जो मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी वो 1916 में कांग्रेस के द्वारा उसको मान लिया गया था, जो एक भारी भूल के रूप में आगे चल के दिखाई पड़ता है। तो कांग्रेस के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन इसी अधिवेशन में माना गया था। और एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट बन जाता है, एक हमारे देश के महानुभाव थे रामचंद्र शुक्ल जी, वो आए थे 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में और यहीं पे इन्होंने गांधी जी से मुलाकात की और जो चंपारण में तिनकठिया व्यवस्था थी उसके बारे में गांधी जी को बताया कि वहाँ पे कितनी समस्याएं हैं। और 1917 में तब गांधी जी चंपारण सत्याग्रह किए। तो इन सब पॉइंट को आप याद रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाणसागर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं। बाणसागर परियोजना से कौन कौन से राज्य लाभान्वित हैं? तो यहाँ पे बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये 4 राज्य ऐसे हैं जो बाणसागर परियोजना से लाभान्वित हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। जो बाणसागर परियोजना है अगर पूछता है कभी तो किस नदी पर है, तो ये सोन नदी पर है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे भी सुमेलित करना है। एक तरफ है प्रमुख दर्रे और दूसरी तरफ है राज्य केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ये दर्रे स्थित हैं। तो देवसा दर्रा कहाँ पे है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। खारदुंगला जो है यह है आपके, एक मिनट, देवसा दर्रा हिमाचल प्रदेश, खारदुंगला जो हो जाएगा यह लद्दाख में है। मयाली दर्रा जो है यह उत्तराखंड में है और सेला दर्रा जो हो जाएगा यह अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसका जो सही कूट होगा यह होगा 1 4 3 2। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए हुए हैं, पहले कथन पढ़ते हैं। कथन है, विवर्तनिक झीलों का निर्माण भूपृष्ठ के अवतलित होने से होता है। दूसरा कथन है, भारत की विवर्तनिक झील का प्रमुख उदाहरण महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है, ये पूछा गया है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। जो ये लोनार झील है, ये विवर्तनिक झील ना होकर के एक ज्वालामुखी झील है, इसीलिए दूसरा पॉइंट यहाँ पे, दूसरा कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला कथन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे भी सुमेलित करना है। एक तरफ खनिज है और दूसरी तरफ राज्य है। चांदी, तो चांदी कहाँ पे? चांदी जो है वह राजस्थान चांदी के लिए फेमस है। तांबा, तो तांबा जो है मध्य प्रदेश। और बाक्साइट, तो बाक्साइट के लिए उड़ीसा फेमस है। और चूना पत्थर, तो यहाँ चूना पत्थर जो है आंध्र प्रदेश में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो इसका कूट होगा वह होगा 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे भी सुमेलित करना है। एक तरफ जलप्रपात है और दूसरी तरफ राज्य है। बुद्ध जलप्रपात कहाँ पे है? तो यह झारखंड में है। और थलैयार जलप्रपात जो है यह तमिलनाडु में है। और बाराकाना जलप्रपात यह है आपके कर्नाटक में। और वझाचल जलप्रपात जो है यह है केरल में। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 4, 3, 2, 1, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है, पहले कथन पढ़ते हैं। कथन है, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुणवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में झारखंड बंगाल पट्टी में स्थित है। दूसरा कथन है, टर्शियरी कोयला झारखंड पश्चिम बंगाल उड़ीसा के मुख्य रूप से पाया जाता है। उड़ीसा में मुख्य रूप से पाया जाता है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो केवल पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। पहला सिर्फ यहाँ पे सही है, पहला कथन यहाँ पे सही है, क्योंकि टर्शियरी कोयला जो पाया जाता है यह झारखंड पश्चिम बंगाल उड़ीसा में नहीं पाया जाता है। टर्शियरी कोयला जो है यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में मुख्य रूप से पाया जाता है, इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे भी सुमेलित करना है। बसंत, एक तरफ ऋतु दिया हुआ है, दूसरी तरफ माह है। तो बसंत ऋतु जो है यह मार्च से अप्रैल के बीच में है। वर्षा ऋतु जो होती है यह जुलाई से अगस्त में। शरद ऋतु जो होती है सितंबर से अक्टूबर के बीच होती है। और हेमंत जो होता है नवंबर से दिसंबर के बीच होता है। तो इसका जो सही कूट होगा यह होगा 3, 2, 1, 4, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ओखला पक्षी विहार और पटना पक्षी विहार स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये? तो यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह ललितपुर में स्थित है। और ओखला पक्षी विहार जो है यह गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। और पटना पक्षी विहार तो यह एटा में स्थित है। इस तरीके से जानते रहिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है। एक तरफ मृदा है, दूसरी तरफ मुख्य फसल, यानी कि कौन सी मृदा में कौन सा मुख्य फसल पैदा होता है। लाल मृदा है तो लाल मृदा के लिए जो है मूंगफली, लाल मृदा में मूंगफली होती है। काली मृदा में तो काली मृदा के लिए मृदा का जो मुख्य फसल है वह हो जाएगा कपास। और लेटराइट मृदा में तो लेटराइट मृदा में कॉफ़ी के लिए फायदेमंद मृदा है। और जलोढ़ मृदा तो जलोढ़ मृदा में गन्ना। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 2, 1, 4, 3, ऑप्शन बी में जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में जो कूट दिया हुआ है यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे भी सुमेलित करना है। एक तरफ झीलें हैं, दूसरी तरफ स्थान है। नागिन झील कहाँ पे है? तो नागिन झील जो है यह जम्मू कश्मीर में है। और फतेह सागर झील जो होगा यह हो जाएगा राजस्थान में। फतेह सागर झील राजस्थान में होगा। देवताल जो है यह उत्तराखंड में है। और लोनार झील जो है महाराष्ट्र में है, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील है, अभी हमने ऊपर पढ़ा। तो यहाँ पे इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो इस यहाँ पे उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि, इन तीनों विधियों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है 50 कंपनियों के औसत मूल्य पर। 50 कंपनियों के औसत मूल्य पर निर्भर करता है राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक, यानी कि निफ्टी जो है यह 50 कंपनियों के औसत मूल्य पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस कीमत पर सरकार खाद्यान्न आदि वस्तुएं उपभोक्ताओं को उचित मूल्य की दुकानों से उपलब्ध कराती है कहलाता है, क्या कहलाता है ये? तो ये कहलाता है निर्गम मूल्य। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिस कीमत पर सरकार खाद्यान्न आदि वस्तुएं उपभोक्ताओं को उचित मूल्य की दुकानों से उपलब्ध कराती है उसे कहते हैं निर्गम मूल्य। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को बृहद मुद्रा माप कहा जाता है? ब्रॉड मनी किसे कहा जाता है? तो ब्रॉड मनी जो है यह कहलाता है यमोन। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यमोन को जो है ब्रॉड मनी कहा जाता है। और बृहद मुद्रा M3 को भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में शासन के विकेंद्रीकरण की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? शासन के विकेंद्रीकरण की नींव किस अधिनियम के द्वारा पड़ी है? तो यह पड़ी है भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई थी और इस अधिनियम द्वारा जो है मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्तियां देकर शासन के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा की महिला सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं थी? कौन सी इसमें से शामिल नहीं थी? तो आप लोगों को पता होगा कि संविधान सभा में टोटल जो है 15 महिलाएं थीं। अब 15 महिलाओं में से इसमें पूछा गया है कि कौन सी इसमें शामिल नहीं थी। तो यहाँ पे जो अरुणा आसफ अली दिया हुआ है ये शामिल नहीं थी। बाकी जी दुर्गाबाई, अम्मू स्वामीनाथन, राजकुमारी अमृत कौर, ये तीनों लोग शामिल थी और टोटल संविधान सभा में 15 महिलाएं थीं। तो यहाँ पे जो शामिल नहीं थी वह हो जाएंगी ऑप्शन डी अरुणा आसफ अली। नेक्स्ट प्रश्न है, पूछा गया है कि एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें ऐसा है जो कि सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ प्रावधान है, दूसरी तरफ संविधान का भाग है। संघ राज्य क्षेत्र, तो संघ राज्य क्षेत्र भाग यहाँ पे 7 दिया हुआ है, जबकि शक्तियों का विकेंद्रीकरण अगर देखा जाए तो यह भाग 7 में है। संघ राज्य क्षेत्र जो है यह भाग 8 में है, 7 में नहीं है। तो यही यहाँ पे सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि संघ राज्य क्षेत्र जो है यह संविधान के भाग 8 में दिया हुआ है, ना कि 7 में। पंचायत जो है भाग 9 बिल्कुल सही है, महान्यायवादी भाग 5 और नागरिकता भाग 2 बिल्कुल सही है। तो इसको भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? किसमें विशेष उपबंध किया गया है? तो यह 5वीं अनुसूची में विशेष उपबंध किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें कितने राज्यों के लिए विशेष उपबंध किया गया है। तो ये एक ट्रिक है, इसको याद रखिएगा, ATM स्क्वायर, यानी कि असम, ए से हो जाएगा असम, टी से हो जाएगा त्रिपुरा और एक एम से होगा मिजोरम और दूसरे एम से हो जाएगा मेघालय। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम ये होगा। तो यहाँ पे इनके लिए, इन राज्यों के लिए प्रावधान है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वह किस प्रकार की शक्ति है? तो यह हो जाएगी विधायी शक्ति। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। राज्यपाल की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वह विधायी शक्ति है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा।
और इसका जिक्र कहाँ किया गया है? तो जो राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है किस आर्टिकल के तहत है? तो यह 213 के तहत है, जो राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों के उनके गठन के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। राज्यों का गठन वर्ष बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लूसेंट में आपको एक जगह दिया हुआ है, या फिर आप अगर घटना चक्र का पूर्वावलोकन चालू करेंगे तो उसमें भी दिया हुआ है, और ये आप लोगों को रटा होना चाहिए क्योंकि बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए तो मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। चाहे वो संविधान के भाग हो गए, संविधान की अनुसूची हो गई, संविधान के स्रोत हो गए कि कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, और जो है ये गठन हो गया, गठन वर्ष हो गया, ये सब चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। प्रस्तावना भी याद होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ से हम थोड़ा सा एफर्ट लगा के अपना ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं, तो इसलिए इन सबको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखते हैं इनके गठन वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो अरुणाचल प्रदेश की स्थापना जो हुई थी 1987 में हुई थी, और नागालैंड की स्थापना जो हुई थी 1963 में हुई थी, 1963 में। और हिमाचल प्रदेश की जो स्थापना हुई थी यह हुई थी 1971 में, 1971 में। और मेघालय जो स्थापित हुआ था यह 1972 में स्थापित हुआ था, 1972 में। तो यहाँ पे जो इसका सही क्रम होगा यह हो जाएगा पहले दूसरा, यानी कि पहले नागालैंड, फिर उसके बाद होगा हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद होगा मेघालय, और फिर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो सही कोड बनेगा वह होगा 2 3 4 1। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संविधान के भाग 4 में बाद में नहीं जोड़ा गया? कौन सा इसमें से बाद में नहीं जोड़ा गया है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है समान कार्य के लिए समान वेतन, यह भाग 4 में बाद में नहीं जोड़ा गया है। ये मूल संविधान के भाग 4 में मूल संविधान में ही था, इसे संशोधन के द्वारा जोड़ा नहीं गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी सबको जोड़ा गया है। समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, यह अनुच्छेद 39 का के तहत जोड़ा गया है। और उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, यह संविधान में जो है 43 का में जोड़ा गया है। और शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, तो यह संविधान के अनुच्छेद 39 चा में जोड़ा गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में धन का केंद्रीकरण ना हो सके यह किस एक में वर्णित है? किसमें वर्णित है? तो यह वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का पालन करने, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? किस स्थान पर रखा गया है? तो इसे रखा गया है पहले स्थान पर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। संविधान का पालन करने, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करने के मूल कर्तव्य को पहले स्थान पर रखा गया है। और संविधान के अनुच्छेद 51 का के तहत जो है मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया संविधान में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है, भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। कारण क्या है? कि राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है। कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे पहला कथन सही है, कारण यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? कौन सा निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 149 जो है यह निर्धारित करता है। अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक कैस्पियन सागर से सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा कैस्पियन सागर से सीमा साझा नहीं करता है? तो यहाँ पे जो कैस्पियन सागर से सीमा साझा नहीं करेगा वह होगा उज्बेकिस्तान। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इसका जो एक शॉर्ट फॉर्म होता है ताकीर, TAKIR, ताकीर। तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान और ईरान और रूस, ये जो
5 देश हैं ये कैस्पियन सागर के साथ सीमा साझा करते हैं। उज्बेकिस्तान इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी मेकांग है। दूसरा कथन है, यह मर्तमान की खाड़ी में गिरती है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? यह मर्तमान की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पे सिर्फ पहला कथन सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह मर्तमान की खाड़ी में ना गिर करके यह दक्षिण चीन सागर में गिरती है, इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला यहाँ पे सही होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सूची दिया हुआ है, सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है।